सुप्रभात छात्रों। अब हम देख रहे थे कि विवेकानंद जी के विचारों का और अरविंद के विचारों का छायावादी कवियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ चुका है। तो जैसे छायावादी कवियों पर गहरा असर दिखाई देता है। अरविंद पहले क्रांतिकारी राजनेता और बाद में तत्वदृष्टा परम योगी थे। पहले वे यानी अरविंद जी जो है पहले क्रांतिकारी थे, बाद में राजनेता बन गए और उसके बाद वे तत्वदृष्टा परम योगी बन गए। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक पहलू होते हैं। वो पहले जो पहलू है, पहला पहलू है अरविंद का, वह क्रांतिकारी के रूप में आते हैं, फिर राजनेता बन गए और फिर वह तत्वदृष्टा विचारवंत बन गए हैं। इनकी रचनाओं में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति है। इनके जो विचार है इसमें अध्यात्म की अनुभूति होती है। इनमें योग में कर्म, उपासना और ज्ञान का संबंध है। यानी जैसे इनकी रचनाएं जो है यह बताती है कि यानी अध्यात्म की अनुभूति होती है और इसके योग कर्म, जैसे योग जो मानते हैं, जो आज कोरोना महामारी में हर जगह जाए देखे तो योगासन सिखाए जाते हैं। योग करने के लिए डॉक्टर कहते हैं, यानी क्या, हम अंतरात्मा में झांकना है, अपने शरीर को व्यायाम देना है, लेकिन वह किस तरह से, योग के माध्यम से। जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, तो इसमें क्या है, तो इसमें योग पर काफी आधार प्रभाव दिया गया है कि यानी योग में, योग साधना में हम अंतरात्मा में झांकते हैं। जैसे नाम स्मरण हो तो उसमें हम यानी क्या है, ओंकार हो, दीर्घ श्वास हो या अनुलोम विलोम हो, तो उसमें हम अपनी अंतरात्मा में ढूंढने की कोशिश कर देते हैं। नाथ साहित्य है वो भी उसी तरह का ही है। वो ध्यान में बैठते हैं तो उनके आस पास कोई गुजर जाता है, उनके पास कोई आकर भी बैठ जाता है तो उन्हें पता नहीं चलता। इतने वे अंतरात्मा में जाने पहुंच जाते हैं, गहराई में पहुंच जाते। जैसे उसे समाधि अवस्था कहते हैं कि यानी समाधि लग चुकी है, ऐसे लोग कहते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। तो यह विचार जो है अरविंद जी ने कर दे दी है। पहले जो है सभी यानी जैसे अरविंद जी तो 19वीं सदी के, उसके पहले हम कबीर देखते हैं, तुलसीदास देखते हैं, वो यानी ध्यान के लिए बैठते थे, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बैठते थे, लेकिन वो योग है नहीं, ऐसा नहीं है। तो हठ योग जो कहते हैं हम, यानी नाथ साहित्य में सहज योग, हठ योग, तो ऐसे ही यानी हठ योग जो होता है वो बहुत कठोर होता है, उसके नियम बहुत कठोर होते हैं। सहज योग लोगों को अच्छा लगता है, तो यह हठ योग जो है, हठ योग साधना बहुत कठिन थी। इसी कारण हठ योग के लिए यानी साधारण जनता ने उसको सहानुभूति नहीं देती या उसमें सम्मिलित नहीं होती। सहज योग जो है वो व्यक्ति के अपने काम करते करते या कई घंटे निकाल कर हम उसका अभ्यास करते हैं तो भी लेके, लेकिन 24 घंटे सब कुछ छोड़कर यानी वही करना, ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसी कारण हठ योग साधना जो है अलग पद्धति की है और सहयोग साधना जो है वो अलग पद्धति है। तो यानी अरविंद जी ने योग साधना के बारे में चर्चा की और लोगों को आध्यात्मिकता के साथ साथ योग में भी यानी अपने विचारों से प्रभावित कर दिया है। इन्हें योग में कर्म, उपासना और ज्ञान का संबंध है। इनके अति मानवतावाद में पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की भावना है, यानी इसमें भी अति मानवता हमें दिखाई देती है। तो कैसी अति मानवता, यानी जैसे हम मानते हैं कि विज्ञान के सिवा हम कुछ नहीं मानते हैं, जरूर मानते हैं, लेकिन विज्ञान कहाँ तक हमारे लिए है यह भी हमें मानना चाहिए। यानी वैज्ञानिक जो होते हैं उनमें भी कोई शरीर है, मन है, आत्मा है, तो उनका भी परिवार है, वो यानी
हर बार यानी 24 घंटे ही लेबोरेटरी में बैठे रहेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा। आजकल हम देखते हैं कोरोना महामारी में एक नया ट्रेंड आया है, एक नई पद्धति काम करने की आई है जिसे हम भी अपना रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। यानी वर्क फ्रॉम होम यानी क्या है, घर में बैठकर काम करना। लेकिन जैसे हम इससे कुंठित होते जा रहे हैं, 8 घंटे काम करने वाले 10-10 12 घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम करने वाले उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो यानी क्या है, घर में बैठते हैं तो स्ट्रेस आता है कि यानी करना क्या है, ये ऐसे बैठे रहना। कि लेकिन जब अपने दफ्तर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, थोड़े बहुत लोगों के साथ यानी हमारी चर्चा होती है, बात होती है, तो टेंशन समाप्त होता है। जैसे दफ्तर में होते हैं ना, लोग काम करते रहते हैं, यानी 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद उनमें कई ब्रेक होता है 10 मिनट का। यानी क्या है, वो हलचल हो जाए, वो अपने कुर्सी से उठते हैं, वॉशरूम जाकर आते हैं, चाय पीते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ घर में क्या हो चुका है, ऐसे कुर्सी पर 2-2 3-3 घंटे बैठते जा रहे हैं। कई ये लोग पानी भी नहीं पीते हैं और क्योंकि उसे वॉशरूम जाना पड़ता है, समय बर्बाद होता है। तो ऐसे यानी क्या है, यानी कोई नई संधि हमें मिलती है तो उसका जो है दुष्परिणाम भी हमें दिखाई देता है। वर्क फ्रॉम होम घर में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन हमारी तबीयत जो है वह उसमें खराब होती जा रही, अनेक समस्याएं निर्माण होती जा रही है। तो ऐसे गांधी जी के सत्य और अहिंसा अशस्त्र अजस्त्र शस्त्र है। इन्होंने भारत स्वतंत्रता के स्वप्न को सामने पर परिणित कर दिया। यानी गांधी जी जो सत्य और अहिंसा, जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म मुख्य जो है अहिंसा वादी जो विचार है, जैन धर्म में काफी अपनाते हुए दिखाई देते हैं। और सत्य यानी सत्य सभी धर्मों में है, अहिंसा सभी धर्मों में है, लेकिन जैन धर्म में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। आज भी देखो कई ऐसे स्वामी है जैन धर्म के, वह सिर्फ उंगलियों में जो पानी मिलता है वही पीते हैं। यानी हाथ में जितना खाना बैठता है उतना ही वे लोग खाते हैं और धरती पर सोते हैं, यानी गद्दी पर नहीं सोते हैं। तो यानी उनकी यानी जीवन यापन करने की पद्धति अलग है। शाम हो जाते ही सूरज ढल जाता है तो उसके बाद कई लोग खाना नहीं खाते, क्योंकि उसी समय यानी सूरज ढलने के बाद यानी जैसे कीटाणुओं का यानी वावर बढ़ जाता है, कीटाणु फैलते हैं। इसी कारण ये लोग शाम होने के बाद, सूरज ढल जाने के बाद खाना नहीं खाते। लेकिन हम देखो आज यह आने जैसे आधुनिकीकरण की दुनिया में हमारे खाने का समय कहाँ तक चला गया, रात के 11 बजे 11:30 बजे तक हम खाना खाते हैं। क्या वह हजम होता है? नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति क्या बताती है, यानी जल्दी खा लो, जल्दी सो लो और जल्दी उठ लो। यानी जल्दी उठना, यानी सूर्योदय होने के पहले जागो, तब हमारी तबीयत अच्छी रहती है। एक कहावत है, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तब आपको हेल्दी जीवन मिल जाएगा। यानी जल्दी सोए, जल्दी खाओगे, जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तो आपको हेल्दी आयुष्य मिल जाएगा। यानी हेल्दी यानी अच्छा, सूरज की पहली सुबह की किरणें हमें मिलती है। हम यानी 10 बजे तक सोएंगे तो सूर्योदय कब होता है क्या पता। जैसे आजकल के IT क्षेत्र में चल रहा है, छात्र जो होते हैं काम करने रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं, वह सूरज कब देखेंगे? 12 बजे उठ जाएंगे तो सूरज सिर पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति यानी यह भूमंडलीकरण हो रहा है। इसी कारण यह काम करने की पद्धति में परिवर्तन आ चुका है। यानी गांधी जी अहिंसा और सत्य का यानी सत्य को लेकर चले हैं। उन्होंने भारत स्वतंत्रता के स्वप्न को सामने परिणित कर दिखाया। यानी भारत स्वतंत्र होना चाहिए, यह जो उनका सपना था वो उन्होंने सच करके दिखा दिया है। गांधी जी ने भारतीय जनता में चारित्रिकता, उदारता और नैतिक गुणों का विकास किया है।
तो उन्होंने यानी 1920 में यानी कांग्रेस की धुरा अपने पास ले ली और उसी समय तो उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान जो है इसमें ऐक्य स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया है। जैसे गांधी जी भी यानी जैसे हम मानते हैं एक आध्यात्मिक पद्धति का आचरण करने वाले थे, वे भी यानी जैसे अहिंसा के यानी लिए आग्रही थे। वे यानी शाकाहार करते थे, मांसाहार नहीं करते थे। उनकी माँ जो है, माँ से उन्हें ये संस्कार मिले थे। उनकी माँ जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक वह खाना नहीं खाती है, सूर्य का देख कर ही वह खाना खाती है। बारिश के मौसम में जैसे सूर्य दिखाई नहीं देता तो वह दिन भर खाना भी नहीं खाती थी। काले बादल आ जाते हैं, इसी कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, तो दिनकर का दर्शन किए बिना वो खाना नहीं खाती थी। तो ऐसे माँ से ही उन्हें एक गुण मिल चुके थे गांधी जी को। इसी कारण उन्होंने अनेक जो गुण है वह उन्होंने चारित्रिक और उदारता के गुण जो है उन्हें देने का काम कर दिया है। जब गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए जा रहे थे उसी समय उनकी माँ ने एक वचन दिया था कि यानी आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन इन्हें मांसाहार का सेवन और पर स्त्री को अपनाना ये कभी नहीं है। अगर आप उसमें सफल हुए तो मैं धन्य हो गई, आपकी माता कहने लायक बन गई, ऐसा उन्होंने कहा था। तो गांधी जी ने ये दो प्रण इन्हें पूरे के पूरे उन्होंने अपना लिए और उसे खरे उतरे चुके हैं। उन्होंने कभी मांसाहार नहीं कर दिया विदेश में और कभी भी स्त्री गमन नहीं किया है। इसी कारण जैसे उस पर कोई उंगली उठा नहीं सकते हैं। तो नैतिकता के जो गुण है उसे एक बार हमारे हाथ से कोई गलती होती है तो हजारों उंगलियां हमारे ऊपर उठ जाती है। तो चारित्रिक और नैतिक गुणों के यानी विकास यानी गांधी जी ने कर दिया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय चरण में गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारतेंदु राष्ट्रवादी है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से जहां एक और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में दैनिक शोषण हुआ, वह दूसरी ओर भारत संपर्क तथा ईसाई मत प्रचार की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार में एक नवचेतना आ गई। ईसाई धर्म के जैसे हम देखते हैं कि ईसाई धर्म का उसी समय काफी प्रचार चल रहा था। तो यानी यहाँ की जो यानी जैसे हमारे देश में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, तो यहाँ जो है उन्होंने क्षुद्रों को पहले अपना शिकार बना दिया, उन्हें समझाया, उन्हें बताया बौद्धिक स्तर पर, तो आप यही इस धर्म में रहेंगे तो आपका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आप हमारे धर्म को स्वीकार करेंगे तो हम आपको नौकरियां देंगे। उन्होंने मिशनरियां निकाली थी, अस्पताल निकाले थे, तो अस्पताल में हम आपको नौकरी देंगे, स्कूल में नौकरी देंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, यह आमिष दे दिया। और इन मिशनरी जो लोग थे तो उन्होंने हिंदुस्तान में यानी वो अपना ईसाई धर्म प्रचार करने का प्रयत्न कर दिया है। इन धार्मिक आंदोलनों तथा सामाजिक क्रांतियों द्वारा बाल विवाह, जाति भेद, धार्मिक मतभेद, समुद्र यात्रा निषेध, दहेज प्रथा, पूंजीवाद, विधवा विवाह का समर्थन किया गया। यानी बाल विवाह का विरोध कर दिया है, जाति भेद का विरोध कर दिया है, समुद्र यात्रा निषेध मानी जाती थी। पहले समुद्र यात्रा यानी जैसे विदेश में पढ़ने के लिए जाना है, किसी काम से जाना है तो समुद्र से जाना पड़ता था, उसी समय हवाई जहाज नहीं थे, इसी कारण समुद्र यात्रा करना निषेध माना जाता था। तो विदेश में जाकर वे क्या करते हैं, मांसाहार करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं या व्यभिचार करते हैं। इसी कारण यानी विदेश यात्रा पर
को निषेध माना जाता था, लेकिन समय परिवर्तित हो चुका है। आजकल विदेश यात्रा यानी पढ़ाई के लिए कोई जाता है, नौकरी वहीं पे करता है विदेश में, तो बड़ी गर्व की बात की जाती है। तो उसी समय एक समय ऐसा था, विदेश यात्रा निषेध मानी थी, लेकिन आज की दुनिया में यानी उसको एक अलग रूप आ गया है। दहेज प्रथा का विरोध कर दिया था। पूंजीवाद, बाल विवाह यानी बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उसी समय की समस्या आज भी चल रही है। बाल विवाह होते थे उसी समय, आज भी होते रहे हैं। और अछूत उद्धार पर बल दिया गया। अछूत जो थे उनका उद्धार करना चाहिए, तो इस पर भी बल इस काल में दिया गया है। शोषित एवं पीड़ित समाज तथा नारी के प्रति संवेदना प्रकट की गई। स्वतंत्रता के पश्चात सबको विकास के लिए समान अवसर मिल गया। संविधान के द्वारा सभी समान है। शिक्षा क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र कौन सा भी है, संविधान के से हम समान नागरिक है। समान नागरिक कानून मिल गया है हमें, मतदान का अधिकार भी हमें मिल गया है। तो यानी स्वतंत्रता के पश्चात सबको विकास के लिए समान अधिकार, कोई भी कौन से भी स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रवेश ले सकता है। पहले जैसे छुआछूत नहीं रह चुकी है। काफी पानी बह गया है, लेकिन क्या है, हम कहां से कहां पहुंच गए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो छात्र जैसे यानी राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति को देखने के बाद हमें पता चलता है कि उस समय का साहित्य, उस समय की समाज की स्थिति किस तरह से चल रही थी। विदेशी आक्रमणों के कारण कैसा समाज बर्बरता से भर गया था, और ये जो लोग हैं क्रांतिकारी लोग, समाज सुधारक, वह समाज में किस तरह फैली हुई अंधव्यवस्था जो है उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके माध्यम से हम उसी समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति देख चुके हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। इसके बाद यानी यह जो पहला जो यूनिट है, वो पहला यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।